अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये जो सरकार विधेयक लेके आई है, जो कैदियों को चिन्हित करने का 1920 का विधेयक कानून है, उसको रद्द करने के लिए उसका एक इतिहास है और उसका एक परिप्रेक्ष्य है, और मैं समझता हूं कि वो इतिहास और वो परिप्रेक्ष्य इस सदन के समक्ष रखना बहुत जरूरी था। सन 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे देश में ऐसा लगता था कि एक बिजली सी दौड़ गई है। साम्राज्यवादियों के खिलाफ सारा देश लामबंद हो रहा था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो साम्राज्यवादी सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो बौखलाई हुई थी। और उन आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जो हमारे आजादी के गलाटिए थे, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो साम्राज्यवादी सरकार, वो अंग्रेजी सरकार ये 1920 का कानून लेके आई थी। उसका मंशा ये थी कि लोगों में एक डर पैदा किया जाए कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, आपकी तस्वीर खींच ली जाएगी, वो तस्वीर थानों में लगाई जाएगी, वो आपके फिंगरप्रिंट सर्कुलेट किए जाएंगे, तो आपको ना कोई नौकरी मिल पाएगी, ना कोई आप व्यवसाय कर पाएंगे। तो ये साम्राज्यवादी सरकार का एक मंसूबा था भारत के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और आज 102 वर्ष बाद जब उस कानून को रद्द करके सरकार एक नया कानून लेके आई है, तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो कानून उदारवादी होगा, वो जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है पिछली एक शताब्दी में, उसको संज्ञान में लेगा, और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक जूरिस्प्रूडेंस है कि किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है उसे मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी जरूर अपने नजर में रखेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है, ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं उतरता। भारत के संविधान में 3 धाराएं हैं, धारा 14, धारा 19 और धारा 21। इन 3 धाराओं को संविधान का गोल्डन ट्रायंगल माना गया है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, जो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं और भारत के नागरिकों के अलावा भी बाकी लोगों को दिए हैं, ये उसका मूलभूत निचोड़ है, धारा 14, 19 और 21। और ये जो विधेयक है वो तीनों उन धाराओं का, और मैं उस पर आऊंगा, और जो धारा 20(3) है उसकी अवमानना करता है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था। उस आदेश का नाम है केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अगर इस सदन में किसी एक राजनीतिक दल को 543 में से 543 सीट भी मिल जाए, राज्यसभा में 238 में से 238 सीट भी मिल जाए, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 2/3 बहुमत भी मिल जाए कि 2/3 जो विधानसभाएं हैं वो एक राजनीतिक दल के पास हैं, फिर भी इस संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं जिनको ये सदन नहीं बदल सकता, जिनको उन्होंने बेसिक फीचर्स करार दिया था। और जो आपके मूलभूत अधिकार है, जो संविधान की चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में उसको दर्ज किया गया है,
उसको उच्चतम न्यायालय ने ये बेसिक फीचर करार दिया था। आज जो ये विधेयक आया है वो जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। जब ये विधेयक पुनर्स्थापित हो रहा था मैंने उस समय भी ये आपत्ति उठाई थी और आज मैं आपत्ति को फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि क्या इस सदन को इस चीज पे चिंता करनी चाहिए, बहुत गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या ऐसे कानून जो भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवमानना करते हैं, जो उसके सीधा सीधा विरुद्ध हैं, क्या इस सदन को ऐसे विधेयकों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं इस बिल के मेरिट्स के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान की एक धारा है 20(3) और उसमें साफ तौर पे यह लिखा है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। अब ये जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी लेके आए हैं उसका जो डेफिनेशंस क्लॉज है उसमें क्लॉज 2(1)(b) है जो मेजरमेंट से संबंधित है और मैं उसको इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेजरमेंट्स की डेफिनेशन इस कानून में, इस विधेयक में क्या है? मेजरमेंट्स इंक्लूड्स finger impressions, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure 1973। मैं अध्यक्ष जी बहुत सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा ही व्यापक है और बहुत ही एम्बिगुअस और नेबुलस है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस की बात करते हैं, और मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस पे ऊपर स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या इसका मतलब आपके ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस भी होगा? क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डेफिनेशन इज सो वाइड दैट इट कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ अगर आप उसको क्लॉज 5 के साथ पढ़े, जो 5वां क्लॉज है इस बिल का, जो एक मैजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि वो ये निर्देश दे सकता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के उसकी इच्छा के बावजूद ये सारे सैंपल ले सकती है, तो ये सीधा सीधा एक अक्यूज जो है उसका जो एक हक है जो संविधान ने दिया है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, उसका सीधा सीधा हनन करता है, उसकी सीधी सीधी अवमानना करता है। इसके अलावा इसी डेफिनेशन क्लॉज में अध्यक्ष जी ये बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया गया। अब ये भी इतना एक व्यापक शब्द है कि सरकार बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी। किसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी? क्या ये सिर्फ कैदियों तक सीमित रहेगा? क्या ये उन लोगों को भी अपने संज्ञान में लेगा जिनके ऊपर कोई फौजदारी की जांच चल रही है? और it will actually lay the foundations of a mass surveillance state. Those are the questions which are extremely troubling in this bill. अब आप अगर जो इसकी धारा 3 है, क्लॉज 3 है, उसको अगर आप इसके अपने संज्ञान में लें तो उसमें यह लिखा है कि सेक्शन 107 सीआरपीसी, सेक्शन 108 सीआरपीसी, सेक्शन 109 सीआरपीसी, सेक्शन 110 सीआरपीसी, जिन किसी में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है,
ऐसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार को यह अख्तियार होगा, पुलिस को यह अख्तियार होगा कि आप उसके रेटिना स्कैन्स भी लेंगे, उसके आइरिस स्कैन्स भी लेंगे, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लेंगे, उसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी लेंगे। और मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं क्योंकि हम में से कई लोग यहां पे ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 107, 151 सीआरपीसी कानून में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया प्रोविजन है। अगर दो औरतों में पानी के ऊपर भी झगड़ा हो जाए तो पुलिस सारे परिवार को 107, 151 में अंदर ले जाती है। अगर किसानों में को का बट के ऊपर लड़ाई हो जाए और गंडासा फरसा ना चले, गोली ना चले, तो उनको भी सारे परिवार को बंद कर दिया जाता है। दिल्ली शहर में ही रोज पार्किंग के ऊपर झगड़ा होता है, पुलिस 107, 151 की कार्रवाई करके उनको बंद करती है। तो क्या ऐसे प्रावधान, जो वैसे 151 इसमें नहीं है, पर अगर 107 को आप संज्ञान में लें तो क्या ऐसे किसी जुर्म के लिए, ऐसे ऑफेंस के लिए भी क्या पुलिस को मेजरमेंट लेने का अख्तियार होना चाहिए? सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को सोचने की जरूरत है। सरकार की तरफ से यह दलील आएगी कि ये तो पिछले कानून में भी था, पिछले कानून में भी 118 का जिक्र था। तो मैं सरकार को दोबारा से यह बात कहना चाहता हूं कि वो कानून एक साम्राज्यवादी सरकार ने बनाया था, एक कॉलोनियल सरकार ने वो कानून बनाया था, जो भारत की आजादी में लोग शामिल थे उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए। आज 102 वर्ष बाद ये 107, 108, 109, 110 का कोई औचित्य है इस कानून में? बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। अब आप अगर 108 सीआरपीसी को संज्ञान में ले, डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मटीरियल, अध्यक्ष जी महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि सेक्शन 124A इज द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। यह महात्मा गांधी जी ने जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो ये उन्होंने बात कही थी 124A के संज्ञान में। हम सबको मालूम है कि किस तरह से 124A का दुरुपयोग किया जाता है, और इसलिए अगर आप किसी के ऊपर सेडेशन का चार्ज लगा के कि भाई वो ऐसा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो सेडिशियस हो सकता है, अगर आप उसके फिंगरप्रिंट लेंगे, फुटप्रिंट लेंगे, आइरिस स्कैन लेंगे, आप उसके रेटिना स्कैन लेंगे, आप उसके बायोलॉजिकल सैंपल लेंगे, आप उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे, ये कहां तक उचित है? इसी तरह से सेक्शन 109, ये अगर कोई आदमी संदिग्ध हो कि भाई वो उसका आचरण ठीक रहे, उसके लिए उसको बॉन्ड एक्सिक्यूट करना पड़ता है। कोई गिरफ्तारी का प्रावधान भी नहीं है 109 या 110 सीआरपीसी में, और आप उससे भी आप अपना ये सैंपल्स लेंगे। ये एक बहुत ही एक ड्रैकोनियन कानून जो सिविल लिबर्टीज के बिल्कुल विरुद्ध है, आप एक ऐसा कानून यहां पे पारित करने जा रहे हैं। अगर आप क्लॉज 3 को अध्यक्ष जी इस बिल के अपने संज्ञान में देंगे, अब इन्होंने कहा है कि पिछले कानून में था कि, अध्यक्ष जी थोड़ा सा मैं समय चाहूंगा क्योंकि ये विधेयक है छोटा, पर इसकी हाँ। गृह मंत्री जी ने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा है सीआरपीसी चेंज करने के सुझावों के लिए, जो अपने अपने सुझाव दें। जो बात आप कह रहे हो शायद सरकार उस दिशा की ओर बढ़ रही है। तो अध्यक्ष जी अगर हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? जी अभी आपको जब लास्ट में देंगे बता देंगे। पर अध्यक्ष जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी बात सही है कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सुधार के लिए पत्र लिखा है और पत्र हमको मिला है, पर इस
सरकार में एक परंपरा भी रही है, एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी भी है कि कोई विधेयक लाने से पहले जो लार्जर सिविल सोसाइटी है उसे एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करना जरूरी है, और वो 2014 की पॉलिसी है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में यह बात नहीं है कि सिविल सोसाइटी से किसी तरह की भी कंसल्टेशन हुई हो, पर मैं जो बाकी प्रावधान है जिसके ऊपर मेरे को आपत्ति है उसके ऊपर आता हूं। अब सरकार ने इस विधेयक में यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम सजा के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए तो उसको ये सैंपल देने की जरूरत नहीं होगी। पिछले कानून में यह अवधि 1 साल थी, सरकार ने बढ़ा के 7 साल कर दी है। पर अगर अध्यक्ष जी उसकी वर्डिंग को अगर आप अपने संज्ञान में लें तो उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स except for an offense committed against a woman or a child or any offense punishable with imprisonment for a period of not less than 7 years may not be obliged। ये may not be obliged, मेरे को भी 30 साल हो गए वकालत करते, ये may not be obliged मेरे को समझ नहीं आया है। may not be obliged to whom? अगर सरकार एक पॉजिटिव स्टॉपेज लगाना चाहती कानून में कि भाई हां, अगर 7 साल से कम के जुर्म में आपकी गिरफ्तारी हुई है, यू शैल नॉट बी ओब्लाइज्ड और यू शैल नॉट गिव द सैंपल्स, देयर शुड हैव बीन अ पॉजिटिव स्टॉपेज। ये मे नॉट बी ओब्लाइज्ड, और वो भी फौजदारी के कानून में। अब सरकार कहे कि मे का मतलब शैल है, पर अनेक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि फौजदारी के कानूनों में जहां पे लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व हो, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है वो लेजिस्लेटिव इंटेंट बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो इसलिए ये भी जो प्रोटेक्शन है ये इतनी अमॉर्फस है, इतनी एम्बिगुअस है कि इट कैन लेंड इट सेल्फ टू अ मिलियन इंटरप्रिटेशंस। और फिर उसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट है वो आदेश दे सकता है क्लॉज 5 में कि अगर आप 7 साल से कम जुर्म के लिए भी गिरफ्तार हुए हो फिर भी आपको अनिवार्य है अपने सैंपल देने का। और उसमें भी अध्यक्ष जी पुराने कानून में क्लॉज 5 में एक सेविंग क्लॉज था, और वो सेविंग क्लॉज ये था कि अगर आप मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता भी है तो अगर आप उस कानून उस जुर्म के लिए आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, यू हैव नॉट बीन अरेस्टेड फॉर दैट ऑफेंस, तो मैजिस्ट्रेट के पास भी वो अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि आपको सैंपल देना जरूरी है। आपने वो जो सेफगार्ड था वो भी इस विधेयक से हटा दिया है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, जो कैदी हैं, इवन प्रिजनर्स हैव फंडामेंटल राइट्स, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को संज्ञान में ले, ए.के. गोपालन 1950, खड़ग सिंह 1964, चार्ल्स सोबराज 1978, शीला बरसे 1983, प्रमोद सक्सेना 2008, ये साफ साफ तौर पे ये कहता है कि चाहे आप कैदी भी हैं, योर फंडामेंटल राइट्स आर ओनली सस्पेंडेड। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं चार्ल्स सोबराज वाली जजमेंट से, कृष्णा अय्यर साहब की जजमेंट थी कि इंप्रिजनमेंट डज नॉट स्पेल फेयरवेल टू फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आप कैदी भी हैं इसका यह मतलब नहीं कि आपके जो मूलभूत अधिकार हैं वो लिप्त हो गए, दे आर ओनली सस्पेंडेड। तो इस तरह के अगर आप कानून बनाएंगे जहां पे 107, 108, 109, 110 सीआरपीसी में जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी नहीं है उसमें भी आपको सैंपल देने पड़ेंगे, तो आप पुलिस को ऐसे अख्तियार दे रहे हैं जब पुलिस उसका दुरुपयोग करेगी। तो मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको आपके कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मैं 2 बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी। इस विधेयक में एक क्लॉज 4(1) है। अब ये एनसीआरबी को इजाजत देता है कि आप 75 वर्ष तक जो सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, बाकी जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, आप उसको रख सकते हैं। सिर्फ रख ही नहीं सकते,
आप उसको राज्य सरकारों को, जितनी जांच एजेंसियां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, राज्य सरकारें हैं, उन सबको आप भेज सकते हैं. So there will be a myriad copies of all these records which have been obtained. और अगर जो कानून में लिखा है किसी आदमी, कोई व्यक्ति इससे छूट जाए, उसका अक्विटल हो जाए, तो अगर वो चाहेगा भी, in the absence of a proper data protection law, it will be impossible to extinguish all these records which would have been disseminated all across the country. And this is a clear violation of the Puttaswamy judgment, which held that the right to privacy is a fundamental right. तो मैं इसलिए अध्यक्ष जी अंत में सिर्फ अपनी बात समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये विधेयक छोटा है, पर जो इसके परिणाम हैं, जो इसके इंप्लीकेशंस हैं सिविल लिबर्टीज के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये बहुत ही इनॉर्मस है और इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा. मैं गृह मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप स्थायी समिति को भेज दीजिए, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हो जाए. जो सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशन नहीं हुई है, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है होम मिनिस्ट्री की, उनसे भी सबसे बातचीत कर इस कानून में सुधार करके, जिससे कि जो सरकार की मंशा है that they are able to collect scientific evidence for prosecution and conviction, that can also be fulfilled. But at the same time, human rights and civil liberties which are enshrined in the Constitution of India, they can also be protected. Thank you very much, Mr. Speaker, sir.